प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा छायावाद। इससे पहले हमने यूनिट 5 के अंदर भारतेंदु काल की उप विभाजन, भारतेंदु काल की युगीन प्रवृत्तियां और द्विवेदी युगीन हम कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है छायावाद। प्रिय विद्यार्थियों, छायावाद क्या है, क्या इसका अर्थ होता है, इसकी समय सीमा क्या है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। छायावाद, छाया का अर्थ होता है आभास मात्र, यानी कि काव्य जो है उसका अर्थ कुछ और होता है और वो काव्य जो है कहता कुछ और है। यानी छाया का मतलब आभास हो गया, कविता के बारे में आभास। तो छायावाद जो है उसकी समय सीमा है वो 1918 से 1936 के मध्य मानी गई है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल भी इसकी समय सीमा जो है 1918 से मानते हैं। और छायावाद के दौरान 4 जो महान कवि हैं वो हुए थे। प्रतिनिधि उन्होंने छायावाद का किया था जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख कवि हुए जिन्होंने छायावाद के ऊपर बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा था। हमने पीछे देखा था कि द्विवेदी काल के दौरान जो कविता जो थी वो वर्णन प्रधान थी, विषय वस्तु प्रधान थी, लेकिन जो छायावाद है वो व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्ति के स्वयं पर लिखा गया है, व्यक्ति की स्वयं की अनुभूति है वो उसमें समाहित की गई है, व्यक्ति के स्वयं पर लिखा गया है, स्वानुभूति के ऊपर लिखा गया है और कल्पना प्रधान है, प्रेम का उसमें वर्णन मिलता है और सौंदर्यवाद भी मिलता है। 1918 के आसपास जयशंकर प्रसाद की रचना थी जूही की कली, वो प्रकाशित हुई थी और 1918 के आसपास जयशंकर प्रसाद का झरना प्रकाशित हुआ था और 1916 के आसपास निराला की जूही की कली जो है वो समाहित की गई थी। इसी दौरान रामचंद्र शुक्ल जो है वो 1918 के आसपास इसकी समय सीमा जो है वो मानते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं, वो छायावाद के रूप में कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है तभी छायावाद का जो है वो उदय होता है। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है, छायावाद का उदय होता है। दूसरी परिभाषा है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद के अनुसार जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति का उदय होता है, यानी जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होती है या उदय होता है तभी छायावाद का आरंभ माना जाता है, छायावाद कहा जा सकता है। तो हमने देखा कि 2 विद्वानों की परिभाषा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद की जो परिभाषाएं हैं। अब हम देखेंगे कि छायावाद के लक्षण क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे कि छायावाद के लक्षण कौन कौन से हैं, कौन कौन से लक्षण हैं कि वो कविताएं हैं, वो रचनाएं हैं, वो काव्य हैं, वो छायावाद कहलाया। सबसे पहले छायावादी काव्य में रहस्यात्मक
रहस्यात्मक प्रवृत्ति मिलती है। छायावाद के दौरान जो प्रवृत्ति है वो रहस्यात्मक रहती है। दूसरा, इसमें प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति वर्णन, आदि का समन्वय देखने को मिलता है। नंबर 3 पे स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता का समन्वय भी देखने को मिलता है, यानी स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, क्योंकि द्विवेदी काल के दौरान कविताओं में स्थूलता थी क्योंकि वो विषय प्रधान थी, वर्णन प्रधान थी। लेकिन छायावाद के दौरान क्या होता है कि वो कविताएं जो है वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाती है, व्यक्ति पर, स्वयं पर, उसकी कल्पना की अनुभूतियों पर वो लिखी जाती है और स्वयं का उसमें अनुभव होता है, इसलिए वो सूक्ष्मता आती है उसमें। स्वानुभूति की प्रधानता, छायावाद के दौरान स्वानुभूति की प्रधानता भी इसमें देखने को मिलती है। शैली जो शिल्प है, शैली शिल्प में नवीनता, यानी जो भी काव्य की जो रचनाएं हुई थी उनके अंदर क्या होता है कि शैली जो होती है उसमें नवीनता पाई जाती है। कवि अपनी कल्पनाओं के आधार पर, अनुभव के आधार पर वो उसमें नए नए भाव बोध उसमें करता जाता है, वो उसमें लिखता जाता है। तो छायावाद के प्रमुख लक्षणों में देखें कि छायावादी काव्य में रहस्यात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, इसमें प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति का वर्णन इसमें मिलता है, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता इसमें पाई जाती है, स्वानुभूति की प्रधानता भी इसमें समाहित होती है और शैली शिल्प में नवीनता इसमें मिलती है। तो ये छायावाद के प्रमुख लक्षण थे। अब हम पढ़ेंगे छायावाद की विषयगत प्रवृत्तियां, यानी छायावाद के दौरान जो भी विषय लिखे गए उनकी प्रवृत्तियां कैसी थी, किन आधार पर, किस पर वो सबसे ज्यादा वो लिखा गया। तो सबसे पहला पॉइंट है नारी सौंदर्य। छायावाद के दौरान नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण उसमें मिलता है। छायावादी जो भी कवि थे उन्होंने अपने काव्यों में नारी के सौंदर्य पर, उसके प्रेम का चित्रण अपनी स्वानुभूति कल्पना के आधार पर किया था और अपने स्वानुभूति यानी अपने भावों के आधार पर उसका वर्णन किया था। कवियों ने नारी के रमणीय रूप का वर्णन किया था, सुंदर रूप, रमणीय रूप का वर्णन किया था और उसमें प्रेम का वर्णन भी मिलता है। प्रेयसी के रूप में प्रकृति को इन्होंने माना है प्रेयसी के रूप में, और जिसमें से प्रसिद्ध जो रचना है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी, उसके अंदर देखेंगे कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बीच गुलाबी वन। यानी इसके अंदर प्रकृति का और प्रेमिका के रूप में और प्रेम का वर्णन, प्रेम और प्रेमिका के रूप में प्रकृति को साथ लिए हुए इसका वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बीच गुलाबी रंग। तो पहला पॉइंट नारी सौंदर्य और प्रेम का इसमें चित्रण किया गया है, रमणीय सुंदर रूप का वर्णन है, इसमें प्रेम का वर्णन है और प्रेयसी को प्रकृति के रूप में दर्शाया गया है। दूसरा हमारा पॉइंट है प्रकृति प्रेम की व्यंजना और प्रेम का वर्णन कवियों ने प्रकृति प्रेम का रमणीय रूप में वर्णन किया है
जिसमें एक प्रमुख उदाहरण है जूही की कली से लिया गया, जूही की कली, जो कि निराला की प्रसिद्ध रचना थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना थी और इसके अंदर प्रकृति प्रेम की वंजना और प्रेम का वर्णन किया गया है। जैसे सोती थी जाने कैसे प्रिय, सोती थी जाने कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वलरी की जड़, जैसे हिंडोल। जैसे हिंडोल, यानी कि प्रकृति प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है, प्रेम का रमणीय रूप में इसमें वर्णन किया गया है। और जूही की कली निराला की रचना है। सोती थी जाने कैसे प्रिय आगमन वह है, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वलरी की जड़, जैसे हिंडोल। इसमें प्रकृति का वर्णन भी इसमें है, प्रेम का वर्णन भी है इसमें। नायक यानी प्रेम और प्रेमिका के रूप में इसको दर्शाया गया है प्रकृति को लेकर, यानी कवियों की जो निराला जी हैं उनकी स्वानुभूति का इसमें वर्णन मिलता है। अलौकिक, अलौकिक रूप और प्रेम रहस्यवाद, अलौकिक रूप और प्रेम रहस्यवाद, यानी कि इस दौरान अलौकिक रूप का वर्णन किया गया है, लौकिक रूप में अलौकिक रूप का वर्णन इसमें किया गया है। और यह छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता है, जिसमें कवियों ने भावात्मक रूप में प्रेम का वर्णन किया है। जैसे रचना है रहस्यमयी प्रेम, रहस्यमयी प्रेम की जो रचनाएं हैं वो है जयशंकर प्रसाद की आंसू और प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है आंसू और प्रेम पथिक, इसके अंदर अलौकिक रूप में प्रेम और भावात्मक प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरी रचना है जैसे अलौकिक प्रेम जो दर्शाया गया है, वो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे पंत की है वीणा, और उसमें अलौकिक प्रेम जो है वो प्रमुख रूप से उसमें दर्शाया गया है। तो छायावाद की सर्व प्रमुख सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो है छायावाद, अलौकिक रूप, प्रेम और रहस्यवाद। इसके अंदर छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है जिसमें कवियों ने अपने भावात्मक रूप से प्रेम का वर्णन किया है, वो भी अलौकिक रूप को माध्यम बनाकर, अलौकिक रूप को माध्यम बनाकर, और उसमें रहस्यवाद की प्रवृत्ति जो है वो सर्वप्रमुख उसमें पाई जाती है। और उनकी जो रचनाएं हैं आंसू, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की, और अलौकिक प्रेम के रूप में वीणा जो है वो सुमित्रानंदन पंत की। अगला हमारा टॉपिक है छायावाद की विचारगत प्रवृत्तियां। इससे पहले हमने जो विषयगत प्रवृत्तियां थी, यानी जो भी कवि थे, जो रचनाएं लिखी गई, किन किन विषयों को किस विषय पर रखकर की गई थी। और छायावाद की विचारगत प्रवृत्तियां, दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद, दूसरा है धर्म के क्षेत्र में व्यापक मानवतावाद, तीसरा है राजनीति के क्षेत्र में शांतिवाद, और वो भी अंतरराष्ट्रीय रूप में। पारिवारिक क्षेत्र में हृदयवाद, पारिवारिक क्षेत्र में हृदयवाद, और साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद, साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद, और जिसका दूसरा नाम सौंदर्यवाद भी लिया जा सकता है। छायावाद की विचारगत प्रवृत्तियां जो हैं वो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद, अद्वैतवाद पर विभिन्न जो कवि थे उन्होंने लिखा। धर्म के क्षेत्र में व्यापक मानवतावाद,
राजनीति के क्षेत्र में शांतिवाद, यानी कवियों ने लिखा वो राजनीति के क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए लिखा, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दो देशों के बीच में शांति स्थापित हो, इसीलिए कवियों ने लिखा। और पारिवारिक क्षेत्र में हृदयवाद, यानी परिवार के अंदर जो भी भावनाएं हैं भावात्मक रूप से उसको लिखा, जैसे कामायनी जो थी उसमें श्रद्धा, मनु आदि का जिक्र आ जाता है। पारिवारिक क्षेत्र में हृदयवाद, और साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद और सौंदर्यवाद। अब है छायावाद की शैलीगत विशेषताएं। छायावाद की शैलीगत विशेषताएं, यानी जो भी छायावाद का जो काव्य था वो किस शैली के दौरान किस शैली में लिखा गया, किस कवि ने कौन सा प्रयोग उसमें किया, तो सबसे सर्वप्रमुख है मुक्तक गीति शैली और प्रतीकात्मकता। प्राचीन व नवीन अलंकारों का प्रयोग, प्राचीन व नवीन अलंकारों का प्रयोग, कोमलकांत पदावली और मूर्त को अमूर्त रूप देने की क्षमता। विभिन्न प्रकार के जो अलंकार आए थे उसमें अलंकारों का प्रयोग, अलंकार जैसे मानवीकरण, यानी कि छायावाद की शैलीगत विशेषताओं के अंदर सबसे सर्वप्रमुख है मुक्तक गीति शैली, यानी जो भी काव्य रचा गया वो मुक्तक शैली में था, गीतों के माध्यम से वो रचा गया और वो भी मुक्त रूप में। और दूसरा है प्रतीकात्मकता, जो रचनाएं थी जैसे जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं, कामायनी के अंदर प्रतीकों को माध्यम बनाकर रचनाएं लिखी गई और प्राचीन व नवीन अलंकारों का उस समय प्रयोग किया गया। कोमलकांत पदावली, यानी मीठे सुंदर जो शब्द है उनका उपयोग किया गया कोमलकांत पदावली के रूप में, और मूर्त को अमूर्त रूप देने की क्षमता उनमें थी, और अलंकारों में मानवीकरण का सबसे ज्यादा उन्होंने प्रयोग किया था। निष्कर्ष रूप में लिखेंगे, छायावाद युग जो था, छायावाद युग के दौरान काव्य में शैलीगत कुछ विशेषताएं थी, तो कुछ उसमें दोष भी पाए जाते हैं। तो दोषों में हम लिखेंगे जैसे कल्पना प्रधान, जो भी काव्य रचनाएं लिखी गई थी वो कल्पना प्रधान थी और अमूर्त रूप देने की कोशिश की गई। उपमानों में क्लिष्टता, उपमानों में क्लिष्टता और अस्वाभाविक प्रेम और अस्वाभाविक प्रेम, यानी छायावाद के दौरान बहुत सारी विशेषताएं भी मिलती है लेकिन कुछ उसमें शैलीगत त्रुटियां थी, दोष थे। कल्पना प्रधान का ज़्यादा उसमें प्रयोग किया गया, अमूर्त रूप दिया गया अपने काव्यों को, और उपमानों में क्लिष्टता आ गई थी और अस्वाभाविक प्रेम का उसमें ज़्यादा वर्णन मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक छायावाद जो है वो पूर्ण होता है। एक बार फिर से हम इस छायावाद को मोटे तौर से नज़र डाल लेते हैं कि छायावाद का जो है वो आरंभ जो है 1918 से 1936 के मध्य माना गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो परिभाषा है वो परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। दूसरी परिभाषा थी जयशंकर प्रसाद की, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होती है, यानी व्यक्ति की स्वयं की अनुभूति वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होती है, तब छायावाद का उदय होता है। उसके बाद हमने देखे छायावाद के लक्षण, उनमें हैं छायावादी काव्य में रहस्यात्मक प्रवृत्ति होती है, रहस्यात्मक प्रवृत्ति रहती है। इसमें
प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का अंश होता है, प्रकृति का पुट इसमें होता है। स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है, स्वानुभूति की प्रधानता रहती है और शैली, शिल्प और अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता उसमें पाई जाती है। उसके बाद हमारा था कि छायावाद की विषयगत प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, यानी जो भी विषय लिखे गए वो कौन कौन सी विषय प्रवृत्तियां थी। तो नंबर 1 पे थी नारी, सौंदर्य और प्रेम का चित्रण उसमें मिलता है, जैसे कामायनी जो रचना है जय शंकर प्रसाद की, उसमें मिलता है नारी, सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। नंबर 2 पे था कि प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यंजना उसमें मिलती है, जैसे जूही की कली जो है, निराला की जो रचना थी, उसमें प्रकृति, प्रेम और प्रेम की अभिव्यंजना उसमें मिलती है। नंबर 3 पे था अलौकिक रूप से रहस्यवाद और प्रेम का रहस्यवाद उसमें मिलता है, यानी अलौकिक रूप से और अद्वैतवाद रूप से उसमें दिखाई देता है। उसके बाद हमने देखा था कि छायावाद की विचारगत प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, कौन कौन सी उसकी विशेषता थी। उनमें था कि दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद होता है और धर्म के क्षेत्र में व्यापक मानव हितवाद होता है और पारिवारिक रूप में हृदयवाद होता है और राजनीति के क्षेत्र में शांतिवाद अंतर्राष्ट्रीय रूप में। उसके बाद हमने बात की थी छायावाद की जो शैलीगत विशेषताएं थी, यानी लिखने की जो कला थी उसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे हमारे। तो सबसे पहले था मुक्तक गीति शैली थी और प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया था और नवीन उपमानों और अलंकारों का प्रयोग उसमें दिखाई देता है और मूर्त को अमूर्त रूप देने की उसमें क्षमता थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा क्वेश्चन छायावाद यहीं कंप्लीट हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद। धन्यवाद।